जैसा कि कल हम लोग वीडियो में देख रहे थे कि एनर्जी लेवल है और एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग देखे थे, एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल देखे थे, एक्साइटेशन एनर्जी देखे थे, एक्साइटेड स्टेट देखे थे। तो इन सबों में फिर कोई एटम है तो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करता है, और मान लीजिए कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है, तो ये जो है एब्जॉर्प्शन और इमिशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में इधर हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, फिर उसके बाद से स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, उसके पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से स्टिमुलेटेड इमिशन डिस्कस करेंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद उसके बाद से एम्पलीफाइड कंडीशन कैसे होगा, यानी एम्पलीफाइड लाइट कैसे प्राप्त हो सकती है, और फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, तो कोई एटम है, कोई एटम ले लेते हैं और मान लेते हैं कि कोई एटम ए है, मान लीजिए जाए कि कोई एटम ए है और वो उस एटम में दो एनर्जी स्टेट है, जिसकी जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसको हम कहते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, यानी मूल अवस्था कहते हैं इसको, और ये जो एक्साइटेड स्टेट है जब उत्तेजित अवस्था है। ठीक है, तो हम ऐसा एक एटम लेते हैं कि उसमें दो एनर्जी स्टेट है, एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट है और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, और इसमें यदि हम कोई एनर्जी इसमें प्रोवाइड कराएं, जैसे एनर्जी रेडिएशन हम प्रोवाइड कराते हैं, यदि मान लीजिए कि ये इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो ये एनर्जी E2 माइनस E1 रेडिएशन यदि हम इसको देते हैं तो ये क्या करेगा, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा। ये एनर्जी को अवशोषित करेगा। अब हम एक और हम लोग जानते हैं कि यदि सामान्य अवस्था में है, जनरल कंडीशन में है, कोई इसमें बाहर से एनर्जी नहीं दी गई है, तो वो न्यूट्रल पोजीशन में होगा। तो न्यूट्रल पोजीशन में होने का मतलब है कि सारे एटम्स कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। हम ऐसे एटम्स को लिए हैं कि केवल एक, ऐसे एटम को लिए हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है, तो एक एटम यहाँ दिखाया गया। ठीक है, ऐसे मटेरियल को लिए। तो ये जरा से देखें कि यदि हम इसको एनर्जी देते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये एटम कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी ये प्रोसेस अब क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। ये जरा सा देखें, ये E1 है, E2 है, नंबर ऑफ एटम N1 है, यहाँ N2 है। तो ये एटम क्या होगा, एक एटम की केवल बात करें, ये एटम क्या होगा, एनर्जी को लेगा और एनर्जी को लेके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इसको हम अवशोषण कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। यानी कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसको हम रेडिएशन दें तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी वो कह सकते हैं कि उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इस प्रक्रम को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एक बार और थोड़ा सा देख लें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है, कि यदि कोई एटम है उसको एनर्जी यदि दिया जाए, रेडिएशन दिया जाए, तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी एटम क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन क्या होगा, अपर साइड में होगा। ये ट्रांजिशन क्या होगा, कल हम लोग ट्रांजिशन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे वीडियो जो था उसमें, कि अपर ट्रांजिशन होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा, तो ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हुआ। ठीक है, अब जैसे देखिए इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होगा। यदि एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो इसमें नेचुरल प्रोसेस ये है, यानी सामान्य जो अवस्था होगी उस सामान्य अवस्था में क्या होगा, इमिशन ऑफ रेडिएशन देखें तो एटम यदि एक्साइटेड स्टेट में, यही कंडीशन, यदि एक्साइटेड स्टेट में है तो वो 10⁻⁸ सेकेंड बाद, 10⁻⁸ सेकेंड बाद क्या होगा, यानी इसको कर सकते हैं 10 नैनो सेकेंड कर सकते हैं, यानी 10 नैनो सेकेंड होगा। उस 10 नैनो सेकेंड के बाद क्या होगा, स्वतः क्या होगा, ये फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, यानी मूल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जब ये आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वही एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा।
यानी ये क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। यानी जो रेडिएशन लिया था वही रेडिएशन क्या होगा, ये उत्सर्जित कर देगा, यानी ये क्या कर देगा, इमिट कर देगा, बाहर कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो कोई भी एटम है तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी एटम है तो एनर्जी यदि एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ क्या होगा, वो इमिशन होता रहेगा। यानी एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों एक साथ चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोच, इधर थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको देखने का प्रयास करें कि यदि ये E2 माइनस E1 एनर्जी देते हैं तो ये क्या है, ये फोटान है। हम लोग एनर्जी जो प्रोवाइड कराते हैं रेडिएशन वो क्या है, h न्यू। तो ये h न्यू, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कह सकते हैं रेडिएशन। ये क्या होगा, E2 माइनस E1 को इसको डेल्टा E से लिख सकते हैं, और जैसे न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपन लैम्डा होता है। ठीक है, तो इससे हम जैसे देख सकते हैं ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ हम लोग बता सकते हैं कि ये वेवलेंथ कितना होगा। इस फार्मूले से हम लोग HC अपन वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC अपन डेल्टा E। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और ये इमिशन ऑफ रेडिएशन। इमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि एटम यदि उत्तेजित अवस्था में है और उसको स्वतः छोड़ दीजिए, उस पर कोई यदि रेडिएशन न डाला जाए या कोई प्रोसेस न किया जाए तो क्या होगा, 10⁻⁸ सेकेंड बाद फिर क्या होगा, मूल अवस्था में आ जाएगा या ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। जैसे देखिए ये चूंकि स्वतः हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, इट सेल्फ हो रहा है, यानी एटम अपने आप स्पॉन्टेनियस इमिशन भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः, यानी इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्सर्जन कहेंगे। 10⁻⁸ सेकेंड यदि कोई प्रोसेस न किया जाए तो 10⁻⁸ सेकेंड बाद क्या होगा, वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्वतः प्रोसेस, यानी स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः हो रहा है। तो 10 नैनो सेकेंड बाद ये क्या होगा, स्वतः वो क्या करेगा, लाइट को इमिट कर देगा या उत्सर्जित कर देगा। ये लाइट को जो इमिट कर रहा है ये क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा, अकला संबद्ध होगा। कला संबद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कला संबद्ध के मतलब ये हुआ कि फेज जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों वेव्स जो हैं, और फिर वेवलेंथ समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, यानी एवरीथिंग जो फिजिकल जो उसके क्वांटिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और फेज जो होने दोनों से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कोहेरेंट इनकोहेरेंट लाइट यहाँ से प्रोड्यूस होगी। जैसा कि ये सब क्रियाएं किस में हो रहा है, जैसे बल्ब में हो रहा है, कैंडल में हो रहा है, सन में हो रहा है, ट्यूबलाइट में हो रहा है, इस तरह की क्रियाएं क्या हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। यानी उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है कि कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और 10⁻⁸ सेकेंड बाद क्या हो रहा है, फिर वो लाइट को इमिट करके और क्या कर रहा है, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है। बार बार यही क्रिया उसमें हो रही है। यानी ट्यूबलाइट, कैंडल, सन जो भी ले सकते हैं, जो भी प्रकाश का स्रोत आप ले सकते हैं, उस प्रकाश स्रोत में यही सब प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। जबकि हमें क्या करना है, हमें लेजर लाइट फाइंड करना है, हमें लेजर एक्शन फाइंड करना है। तो लेजर एक्शन फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस संभव नहीं है। इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेजर एक्शन फाइंड नहीं हो सकता है। तो इसको 1917 में ये प्रोसेस को तोड़ने के लिए, इस प्रोसेस के बियॉन्ड थोड़ा सोचने के लिए आइंस्टीन ने सोचा और उन्होंने ये इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया और सोचने का प्रयास किया कि यदि हम स्टिमुलेटेड इमिशन करा दें तो यहां से हम लेजर एक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी कोई एटम है, उस एटम में यदि स्टिमुलेटेड इमिशन करा दिया जाए, ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन यदि हम करा दें, तो स्टिमुलेटेड इमिशन यदि करा देंगे तो यहां से लेजर एक्शन फाइंड हो जाएगा। लेजर एक्शन का क्या मतलब है, लेजर जो है, लाइट जो है हाईली कोहेरेंट है, तो यदि हाईली पहले तो कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस कर लिया जाए तो उसकी क्वालिटी को चेंज किया जा सकता है, एम्प्लीफाइड किया जा सकता है, उसकी
उसको और थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, तो पहले कोहेरेंट लाइट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो स्टिमुलेटेड इमिशन जो है, यानी उद्दीपन उत्सर्जन इसको कहते हैं, इंड्यूस्ड इमिशन भी इसको कहते हैं, इंड्यूस्ड इमिशन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे देखें कि एटम यदि एक्साइटेड स्टेट में है, एटम यदि एक्साइटेड स्टेट में है, यदि छोड़ दिया जाए तो 10⁻⁸ सेकेंड बाद क्या होगा, यह स्वतः सेल्फ क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा और इससे इनकोहेरेंट लाइट यानी अकला संबद्ध किरणें क्या होंगी, प्रोड्यूस होगी। लेकिन यदि हम यदि 10⁻8 सेकेंड आने से पहले ही, देखिए कि 10⁻⁸ सेकेंड आने से पहले ही यदि हम इस पर इतनी जो E2 है, इतनी एनर्जी गैप के बराबर यदि हम इस पर रेडिएशन डाल दें तो क्या होगा, ये जो एटम है वो ऑलरेडी उसमें रेडिएशन था E2 और E2 हमने उसको दे दिया, रेडिएशन और दे दिया, तो एक साथ क्या होगा, 2 फोटॉन एक साथ रिलीज होंगे। यानी दोनों फोटॉन जब एक साथ रिलीज होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के फेज क्या होंगे, सेम होंगे। यानी फेज जो होगा क्या होगा, यानी कला जो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वेवलेंथ यहां से हम निकाले हैं कि वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यानी फेज सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाले थे तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो फेज और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों सेम होगा। यानी यहां से निकलने वाले जो वेव्स है या फोटॉन है या रेडिएशन कह सकते हैं या इसको प्रकाश पुंज कह सकते हैं, वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। यानी जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट जो वेव्स है यानी कह सकते हैं रेडिएशन है, उसके क्या होगा, वो उसके कोहेरेंट में होगा, यानी सेम उसी के फेज में होगा। ठीक है ना, ये यानी यहां से यदि देखा जाए तो ये कला संबद्ध किरणें निकलेंगी, यानी कोहेरेंट वेव यहां से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यदि कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस होगा, अब यह जैसे देखिए ये एक एटम के साथ हो रहा है, एक एटम के साथ प्रोसेस ये हो रहा है कि आप एक एटम है, वो उसके पास रेडिएशन है और उस पर इंसिडेंट कराया एक रेडिएशन, क्या हुआ, वहां से 2 फोटॉन रिलीज हो रहा है। यदि यही किसी पदार्थ की बात किया जाए, किसी मटेरियल की बात किया जाए, तो मटेरियल की बात किया जाए तो वहां क्या होगा, एक एटम से 2 फोटॉन, 2 एटम से क्या होगा, 4 फोटॉन, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, ऐसे क्या होगा 512, ऐसे बंच में फोटॉन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ इसको हमने एग्जांपल के तौर पर दिखाया है कि एक फोटॉन है, आपने इंसिडेंट कराया, उससे क्या हुआ, 2 फोटॉन निकला। ठीक है, 2 फोटॉन निकला, फिर एक फोटॉन से फिर क्या है, 2 फोटॉन निकला। तो ये 2 फोटॉन से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 512, ऐसे बंच ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। यानी किसी मटेरियल की बात की जाए, तो यहाँ एक एटम की हम बात कर रहे थे, यदि हम ये मटेरियल की बात करें तो बहुत असंख्य से एटम है उसमें, तो क्या होगा, एक एटम, एक फोटॉन से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे बंच ऑफ फोटॉन निकलेंगे। यानी क्या इसको कह सकते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की संभावना बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की संभावना यानी संपोषी व्यतिकरण की संभावना बढ़ेगी। और जानते हैं कि जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो उसमें प्रकाश की तीव्रता क्या होती, बढ़ जाती है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड बढ़ता है और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो बार बार क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा तो इसी को एम्पलीफाइड कंडीशन कहते हैं। तो एम्पलीफिकेशन का कंडीशन यही से बनेगा, यानी प्रवर्धित हो जाएगा। लाइट जो होगी, यानी जो इंसिडेंट लाइट थी वो क्या होगी, प्रवर्धित हो जाएगी, एम्पलीफाइड हो जाएगी। और स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू होगा, ये जो प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगा और जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो एम्पलीफाइड का कंडीशन फाइंड कर लेगा, और एम्पलीफाइड के कंडीशन प्राप्त होगा, अंत क्या होगा, तीव्र कला संबद्ध यानी हाईली इंटेंस और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा,
जिसको लेजर बीम हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे देखें एक बार और इसको देखने का प्रयास करते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन, तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है कि यदि कोई एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में है यानी उत्तेजित अवस्था में है और उस पर हम कोई रेडिएशन डालते हैं, कोई विकिरण उसमें डालते हैं जो E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू के बराबर है, तो क्या होगा, वो एटम जो होगा वो एक साथ वो 10⁻⁸ सेकेंड आने से पहले यदि ये क्रिया करते हैं तो वो क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, उद्दीपित हो जाएगा और इस समय का इंतजार न करके वो क्या करेगा, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा। ठीक है ना, और जंप करेगा तो एक साथ 2 फोटॉन रिलीज होगा, एक साथ 2 फोटॉन रिलीज होगा और ये दोनों फोटॉन क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे। ठीक है, तो कला संबद्ध होंगे, फेज सेम होगा, यानी इंसिडेंट जो रेडिएशन है और जो आउटपुट जो कह सकते हैं ये जो रेडिएशन है वो क्या होगा, दोनों इन फेज होंगे। ठीक है, सेम फेज में होंगे। उस समय क्या होगा, अब ये तो एक 1 एटम की बात कर रहे थे, यही यदि बहु असंख्य एटम की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, बार बार ये प्रोसेस, अब 1 फोटॉन से 2, 2 से 4, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बंच ऑफ फोटॉन निकलते चले जाएंगे और ये जो है यही एम्प्लीफिकेशन, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, प्रकाश की तीव्रता या कह सकते हैं इंटेंसिटी, एम्प्लीफिकेशन यानी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, हाईली इंटेंस एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये संभावनाएं हैं, ये स्टिमुलेटेड इमिशन कराएंगे तो लेजर लाइट प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए लेजर के कुछ कंडीशंस हैं, वो लेजर के कंडीशंस क्या होने चाहिए वो भी कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेजर के कंडीशन में सबसे पहला तो काम ये है कि पहला जो कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना मस्ट है। यदि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर एक्शन फाइंड नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर एक्शन फाइंड नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, जैसे इसको देखते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये होता है, जैसे एटम का नॉर्मल यदि कंडीशन यदि लिया जाए तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यानी जनरल कंडीशन में क्या होगा, एटम सब ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, यानी एटम का पॉपुलेशन कहाँ होगा, जैसे अभी इसको हम थोड़ा सा देखिए, एटम कहाँ होगा इसमें हम करके देख ले रहे हैं। तो एटम कहाँ होंगे, सब ग्राउंड स्टेट में होंगे। ठीक है, एटम सब ग्राउंड स्टेट में होंगे। ठीक है, वो एटम जो होगा एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। इसको हम कहते हैं जनसंख्या, यानी ये जनसंख्या है, यानी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, एटम का जनसंख्या है, ये एटम का पॉपुलेशन है। तो एटम कहाँ पॉपुलेट कर रहा होगा, जनरल कंडीशन देखा जाए तो कहाँ कर रहा हो, ग्राउंड स्टेट में कर रहा होगा। यदि पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो ग्राउंड स्टेट के अपेक्षा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यानी पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या व्युत्क्रमण इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो जनसंख्या व्युत्क्रमण का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में उत्तेजित अवस्था के में नंबर ऑफ एटम की संख्या ज्यादा होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम यदि इंसिडेंट कराएं, एक साथ रेडिएशन इंसिडेंट कराएं तो आउटपुट जो रेडिएशन होगा वो मैक्सिमम होगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, यदि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कराते हैं, N2 ग्रेटर देन N1 यदि नहीं होगा तो जो इंसिडेंट हम कराए हैं फोटॉन को वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो आउटपुट है वो उतना नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यानी आउटपुट जो एनर्जी जो है कोहेरेंट जो है उस उतना नहीं मिलेगी। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो इजिली क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होने लगेगा। तो स्टिमुलेटेड इमिशन कब इजिली होगा, जबकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए। और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, इसको जनसंख्या व्युत्क्रमण कहते हैं। और जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए यानी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन
और एम्प्लीफिकेशन का कंडीशन ला सकता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी स्टिमुलेटेड इमिशन होगा और एम्प्लीफिकेशन का कंडीशन बनेगा। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो ग्राउंड स्टेट से, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है, और इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कैसे होगा एटम में, ये भी एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस का नाम है पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, यानी जो एनर्जी, एटम को जो एनर्जी जिस प्रकार से दिया जाता है, जो प्रक्रम से दिया जाता है, जिस प्रोसेस से दिया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पंपिंग कहलाता है। यानी पंपिंग वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिससे एटम को ग्राउंड स्टेट से हम क्या ले जा सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पंपिंग कहलाता है। यानी पंपिंग क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कराने का एक प्रोसेस है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि पंपिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम ऊर्जा स्रोत द्वारा ऊर्जा किसी एटम को प्रोवाइड कराते हैं या ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट किया जा सकता है, यानी किसी पदार्थ में नंबर ऑफ एटम, एक्साइटेड स्टेट एटम जो है अधिक किया जा सकता है ग्राउंड स्टेट एटम से। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा करें, पंपिंग प्रोसेस करें, तो जैसे देखिए कि दो स्टेट है, उसमें क्या होगा? यदि एनर्जी दिया जाए तो एनर्जी यानी पंपिंग किया जाए तो एटम क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 10⁻⁸ सेकेंड बाद वो क्या होगा? फिर वापस आ जाएगा। यही प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस यही है कि 10⁻⁸ सेकेंड बाद क्या होगा? फिर वापस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यानी पंपिंग होगा, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, और फिर क्या होगा? एटम फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये प्रोसेस तब फिर क्या होगा? लेजर एक्शन फाइंड ही नहीं होगा, यानी लेजर लाइट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। यानी पंपिंग यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा और डीपॉपुलेशन होने लगेगा। ये प्रोसेस में क्या होगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, डीपॉपुलेशन होने लगेगा। यानी इस प्रोसेस में अब लेजर एक्शन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यानी चांस कम होगा कि लेजर एक्शन फाइंड हो, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन का चांस कम होगा, एम्प्लीफिकेशन का चांस कम होगा। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक नया यहाँ जैसे देखिए, अब इसके बाद से यदि लेजर एक्शन फाइंड नहीं हो पा रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि दो स्टेट लेवल नहीं प्राप्त किया जा सकता है, टू एनर्जी स्टेट कैन नॉट अचीव द लेजर एक्शन। तो ये लेजर एक्शन कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता? इसलिए नहीं प्राप्त किया जा सकता कि एटम जो है वो एक साथ पॉपुलेशन होगा, एक ही साथ क्या होगा? डीपॉपुलेशन होगा। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन ऐसा सिचुएशन होता रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेजर एक्शन क्या होगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको हटाने के लिए इस प्रोसेस कर सकते हैं कि ये जो कमियां हैं, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया? मितव्ययी अवस्था की एक मेटा स्टेबल स्टेट यहाँ क्रिएट किया गया। मेटा स्टेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये क्या है कि यहाँ जो है 10⁻³ सेकेंड ये एक और इसमें नया लेवल क्रिएट किया जाता है। एटम को यानी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिक्सिंग की जाती है, कंपोजिट टाइप का मटेरियल बनाया जाता है, और उससे क्या करते हैं? मितव्ययी अवस्था उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा यानी एक मेटा स्टेबल स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट से जस्ट नीचे एक और स्टेट क्रिएट हो जाता है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, मितव्ययी अवस्था कहते हैं। तो ये मितव्ययी अवस्था क्या होगा? इसमें जो है जैसे देखिए, यहाँ एटम के रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10⁻³ सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ 10⁻8 सेकेंड था और यहाँ क्या है? 10⁻³ सेकेंड है, यानी 10⁵ टाइम्स इससे ज्यादा यहाँ रुकने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होगा? एटम क्या होगा? यहाँ आके रुकने लगेगा। यहाँ एटम रुकने लगेगा यानी इकट्ठा होने लगेगा, या इसको कहते हैं एक्युमुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो एटम यहाँ एक्युमुलेट होगा, तो नंबर ऑफ जैसे देखिए ये N1 है, इसको N2 यदि दे दिया जाए तो ये क्या होगा? N3 होगा।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एटम यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे, यानी N2 ग्रेटर देन N1 होगा। तो यही पॉपुलेशन इन्वर्जन है, यही पॉपुलेशन की इन्वर्जन की कंडीशन होगी। यानी मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट करा दिया जाए कोई एटम में, तो मेटा स्टेबल स्टेट करा दे, ये कंडीशन ला दें, तो ये जो स्टेट है इसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, मितव्ययी अवस्था कहते हैं। यहाँ क्या होगा, एटम ज्यादा देर तक रुकेगा, और जब ज्यादा देर तक रुकेगा तो दूसरा एटम भी आके यहाँ पर रुकेगा, तो एटम क्या होंगे, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होने लगेंगे। तो उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, और यहाँ से क्या होगा, लेजर एक्शन, यानी यहाँ से जो लाइट, जो फोटॉन निकलेगा वो क्या होगा, लेजर लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ गया कि पंपिंग और मेटा स्टेबल स्टेट। अब जस्ट देखिए, जिस मटेरियल में ये लेजर एक्शन फाइंड किया जाता है, यानी लेजर एक्शन जिस मटेरियल में प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव मीडियम या एक्टिव मटेरियल कह सकते हैं, सक्रिय पदार्थ इसको कहते हैं। तो जिसमें लेजर एक्शन फाइंड करेंगे, जो मटेरियल में हम लेजर एक्शन फाइंड करते हैं, जिस मटेरियल में इंसिडेंट कराते हैं, पंपिंग कराते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन कराते हैं, जहाँ स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, वो मटेरियल क्या कहलाता है, एक्टिव मीडियम कहलाता है या एक्टिव मटेरियल कहलाता है। ठीक है ना। इसको हम सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो जरा से देखिए, इसके आधार पर हम लेजर के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, मेन कंपोनेंट्स जो हैं, वो मेन कंपोनेंट्स को हम जान सकते हैं। तो लेजर के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 अवयव हैं, मुख्य इसके 3 अवयव हैं। एक तो है ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है, पंपिंग। ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या हो गया, पंपिंग की आवश्यकता है। तो पहला तो ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है मटेरियल, मीडियम, किस मीडियम में कराना है आपको, तो सक्रिय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर, इसकी तीव्रता को बढ़ाया जाता है। तो तीव्रता को बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज किया जाता है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है। पहला जो है एनर्जी स्रोत, यानी जिससे पंपिंग की जाती है। दूसरा एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मीडियम, जिसमें कि लेजर एक्शन फाइंड किया, जिस एटम में लेजर एक्शन निकलता है, जिस पदार्थ है निकलता है, वो क्या है, वो पदार्थ जो है, वो मटेरियल जो है क्या है, एक्टिव मीडियम है। और तीसरा जो क्या है, वो ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो क्या है, वो 2 मिरर का कॉम्बिनेशन है, और 2 मिरर के कॉम्बिनेशन से इसको क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं। तो लाइट, जो लेजर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, उस लेजर लाइट के इंटेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। तो इसको विद फिगर हम देख सकते हैं। फिगर में जैसे देखिए, ये फिगर है, ये ऊर्जा स्रोत है, ये ऊर्जा स्रोत है जहां से पंपिंग हो रहा है। ठीक है। तो ये पंपिंग जिससे हो रहा है, पंपिंग का मतलब एक्टिव मीडियम को एनर्जी दी जा रही है, और ये एक्टिव मीडियम है, इसको एनर्जी दी जा रही है। और ये जो है, ये 2 मिरर है, 2 मिरर है, यानी ये जरा से देखिए हाफ सिल्वर्ड है, हाफ सिल्वर्ड मिरर है, और ये फुली सिल्वर्ड मिरर है, यानी पूर्ण परावर्तक है, और ये क्या है, अर्ध परावर्तक है। अब एनर्जी इसमें देंगे तो इसमें के एटम जो होंगे, एक एटम क्या करेगा, 2 फोटॉन देगा। ठीक है ना। अब ये इसमें असंख्य फोटॉन है, तो वो फोटॉन क्या होगा, जो एनर्जी आपने दिया था उसमें क्या होगा, फोटॉन इस दिशा में चलना शुरू करेगा। अब ये क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से ये टकराएगा, मिरर है तो इससे टकराएगा, फिर क्या होगा, वापस आएगा। तो ये बार बार प्रोसेस इसमें क्या होगा, यही चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज ना हो जाए, बढ़ ना जाए। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ये क्या करेगा, इधर से ये पार कर जाएगा, ये ट्रांसमिट कर जाएगा, और जब ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या होगा, हाईली इंटेंस लेजर बीम प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो हाईली लेजर बीम यहाँ से प्रोड्यूस होगा, हाईली लेजर लाइट क्या होगा, हाईली कोहेरेंट लेजर बीम प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो ये 3 मेन कंपोनेंट जो है, 3 मेन कंपोनेंट, पंपिंग, यानी पंपिंग के लिए एनर्जी सोर्स की जरूरत है। फिर जिस मटेरियल में लेजर एक्शन फाइंड करते हैं वो एक्टिव मीडियम की जरूरत है। और तीसरा जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर है, और ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, 2 मिरर है। एक तो सेमी सिल्वर्ड मिरर है, यानी अर्ध परावर्तक है, और ये पूर्ण परावर्तक है, यानी कह सकते हैं ये फुली सिल्वर्ड मिरर है। ठीक है ना। तो ये तीनों मेन कंपोनेंट है।
अब जैसे देखिए थोड़ा सा और इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि 3 एसेंशियल कंडीशन का होना बहुत आवश्यक है। 3 आवश्यक शर्तें को पूरा करना बहुत आवश्यक है लेजर एक्शन फाइंड करने के लिए। पहला तो स्टिमुलेटेड इमिशन स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज्यादा होना चाहिए, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, तो यानी स्टिमुलेटेड इमिशन जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कि मस्ट बी द पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स कि नंबर ऑफ एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में कम होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है, एम्पलीफाइड होना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ती है और उसमें एम्पलीफिकेशन का कंडीशन बनता है, तो मस्ट बी द एम्पलीफाइड। ठीक है ना, तो 3 मेन कंडीशन है कि स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट बी द ग्रेटर देन द स्पॉन्टेनियस इमिशन, और इट मस्ट बी द पॉपुलेशन इन्वर्जन, और तीसरा जो कंडीशन है इट मस्ट बी द एम्पलीफाइड। ठीक है, तो ये तीनों एसेंशियल आवश्यक शर्तें यदि कंप्लीट कर लिया जाए, ये 3 कंपोनेंट्स ले लिया जाए तो हम लेजर एक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद से हम लोग को इस सिलेबस में 2 लेजर पढ़ना है, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। तो उसको विद ग्राफ विद फिगर कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग पूछी जाती है, तो कंस्ट्रक्शन रहेगा और वर्किंग रहेगा, दोनों उसके साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है।